गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस के डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब तक जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था, जो पीछे की जो वीडियो थी। आज हम टू वेरिएबल के संदर्भ में डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। A function fxy defined in the neighborhood of AB is said to be a simple differentiable or totally differentiable at AB if there exist two constants alpha and beta depending on f and AB such that limit hk tending to 0 0 f of a plus h comma b plus a minus f ab minus alpha h minus beta k upon root of h square plus k square is 0। AB के सापेक्ष में परिभाषित करना था xy बिंदु AB पर अवकलनीय या पूर्णतः अवकल कहलाता है यदि f तथा AB पर आश्रित ऐसे दो चर अल्फा और बीटा विद्यमान हो। ये दो चरों पर निर्भर कर रहा है, आश्रित ऐसे दो अचर इस प्रकार से विद्यमान हो कि लिमिट h के टेंडिंग टू 0 0। इससे पहले जब हमने वन वेरिएबल के लिए पढ़ा तो केवल वहां पर एक ही h होता था, h टेंडिंग टू 0 लेकर के यहाँ पर भी आप देखते हैं कि f a plus h माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए के रूप में हम उसको लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स की बनिस्बत यहाँ पर आपके पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक चर के लिए था। यहाँ आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब तक की डेफिनेशन जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है उसको आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h के रूप में माइनस f a अपॉन a प्लस h माइनस f a के रूप में, ये परिभाषा हम वन वेरिएबल के रूप में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दो चरों के लिए, टू वेरिएबल्स के लिए डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। यदि इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन f(x, y) संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वी कैन से दैट फंक्शन f(x, y) इज सेड टू बी ए डिफरेंशिएबल, यानी कि वह f(x, y) जो है वो टू वेरिएबल का फलन जो है वो अवकलनीय कहलाता है। इसकी एक प्रॉब्लम के रूप में, थ्योरम के रूप में है कि इफ ए फंक्शन f(x, y) इज टोटली डिफरेंशिएबल then the partial derivative f(x) and f(y) both exist and are finite। ये जो फंक्शन f(x, y) है ये टोटली डिफरेंशिएबल कहलाएगा कब? यदि उसके पार्शियल डेरिवेटिव f(x) का मतलब है कि डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, इस फंक्शन का x के सापेक्ष डेरिवेटिव f(y) मींस डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। यदि ये आंशिक अवकलज जो है f(x) और f(y) दोनों एग्जिस्ट करते हो एंड फाइनाइट हो, के मान की परिमित हो, तो फंक्शन जो है f(x, y) ये टोटली डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी f(x, y) इन AB पर पूर्णतः अवकलनीय कहलाता है अगर दो अचर AB अल्फा और बीटा विद्यमान है। इसको अगर ये संतुष्ट करता है तो ये डिफरेंशिएबल कहलाता है। नाउ वी सी दैट फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम जानते हैं कि यदि किसी भी दो स्वतंत्र चरों के अंतर्गत कोई फलन होता है, वहां पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन दो या दो से ज्यादा होती है। उस स्थिति में एक चर जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, सेंस जो उसमें वेरिएबल होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो जिस भी वेरिएबल के सापेक्ष उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है वो उसका
आंशिक अवकल गुणांक के, या जैसे कि इनका एडजस्ट होना आवश्यक है। इस fxy का हम आंशिक अवकल गुणांक देखें, इनको हम डेरिवेटिव रूप में देखेंगे, तो इसमें हम केवल जो चेंज जो करेंगे, परिवर्तन जिसमें होगा वो एक वेरिएबल में होगा, दूसरे वेरिएबल जो है एज इट इज रहेंगे। इसमें जो है h को यदि आप 0 पुट करते हैं तो देन वी गेट गिवन जो डेफिनेशन है, इसमें आप h को 0 पुट करें तो कैट एन इक्वल 0 बचेगा, f ऑफ a एंड कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ a माइनस h को आप 0 पुट करें माइनस बीटा k देन h इज 0 होने से यहाँ पर नीचे k रिमेनिंग रहता है k। This will be also equal to 0, and we have to divided two term separately by k and this term also divided by k। तो यहाँ जब इसको बीटा k को आप k से डिवाइड करेंगे अलग सेपरेटली तो k से k कैंसिल होने के पश्चात बीटा बचता है, बीटा का शांत कर दे तो then we get limit k tending to 0 f of a b plus k minus f of a upon k is equal to beta। यहाँ हमें ये जो एनालिसिस की जो प्राप्त हो रही है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ fxy with respect to y, because it had only change in second variable, first variable is at and both are remaining unchanged, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये यहाँ भी सेम था, यहाँ भी, यहाँ b प्लस k से b में जा रहा है, यहाँ भी आप b प्लस k माइनस b लिखते हैं तो b से b कैंसिल होने के पश्चात, यानी कि वह चार्ज जिसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ है, दैट इज रिस्पेक्ट टू x एंड y। सेकंड जो वेरिएबल है, जो दूसरा जो उसमें चर है, उसमें यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, एंड देन वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू fy इस फंक्शन में y के संदर्भ में चेंज हुआ है, f ऑफ y is equal to beta के रूप में। नाउ सिमिलरली वी कैन पुट, जिस प्रकार से आपने इसको h इक्वल टू इस प्रॉपर जो डेफिनेशन थी उसमें h को 0 करके लिया आपके था, सिमिलरली वी कैन पुट k इक्वल टू 0 एंड we get this। इसी डेफिनेशन में दी गई परिभाषा में एक बार हम k को 0 पुट करके लिखते हैं एंड we get x tending to 0 a plus h minus b and minus f of a b minus a को आप 0 पुट कर रहे हैं तो माइनस अल्फा h अपॉन a को 0 पुट कर रहे हैं h। अगेन हम इसमें इन दो पदों को अलग डिवाइड करें और अल्फा h में अलग ऐड h का मान दें, तो कैंसिल होने के पश्चात जो बराबर में आपके पास 0 है तो उसका पक्षांतर कर दें, तो दिस इज द differentiation of fxy with respect to h। We said that this will be the fx of a। इशारा का x के सापेक्ष है तो पास डेरिवेशन कहलाता है। इस प्रकार से जब ये अल्फा और बीटा के पास ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है दो अचर राशि की, they are not infinite, they are finite quantities, so we can say that this will be the second derivative जो किसी भी फंक्शन का fxy के अवकल में है, तो उनके आंशिक अवकलज जो है वो विद्यमान भी होंगे और परिमित भी होंगे, एंड वो परिमित और विद्यमान जो होंगे उनको हमने जो परिभाषा है सेकंड वेरिएबल्स उसके अंदर कहा था कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटी एंड फाइनाइट। अचर राशियां हैं, अचर राशियां पता है कि परिमित
क्वांटिटी के रूप में आसिफ जैसे अचर यहाँ पर विद्यमान है और यही आसिफ अचर के इक्विवेलेंट हमारे जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है f(x) एंड f(y) वो यहाँ पर इस प्रकार का है, ये हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो वी कैन से दैट थ्योरम के जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक फलन f(x), y) है वो बिंदु a b पर अवकलनीय या परिभाषित किया जा सकता है इस प्रकार से। जो नया जो इसका परिभाषित डिफाइन करने का जो एक मेजरमेंट है, तरीका है, उसमें आप अल्फा की जगह उसके जो आंशिक अवकल गुणांक है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लिमिट h k के लिए 0 f of a plus h b plus k minus f of a b minus अल्फा जो कि हमने अभी आंशिक अवकल गुणांक के रूप में पाया है x के सापेक्ष जो है h है f of a b and k f y a b and upon root of h square plus k square। तो वी कैन से दैट जो आपने अचर लिए हैं उन अचर को आप एक नई वैल्यूज के रूप में लेकर के इस डेफिनेशन को जो है वो हम इस रूप में भी निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको वहाँ अल्फा बीटा जो है उनके मान आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात करके इसमें पुटअप कर सकते हैं। ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के संदर्भ में, सॉरी सेकंड जो टू वेरिएबल के संदर्भ में जो हम इसका जो अवकलनीयता की बात कर रहे हैं उसमें आप आइदर दिस कैन डिवीजन और दिस कैन। अगले एक प्रॉब्लम के रूप में कहा गया है कि if f(x, y) is differentiable at a point AB, then it is the continuous at AB but converse need not be true. Differentiability implies continuity but continuity did not imply differentiability। ये f(x, y) बिंदु AB पर अवकलनीय है तो AB पर संतत है, किंतु ग्लोम आवश्यक रूप से सत्य है। इसको हमने वन वेरिएबल के रूप में भी देखा था, तो इससे काफी हमने एग्जांपल देखे थे जिसमें वो संतत था लेकिन अवकलनीय था। लेकिन जब कोई भी फंक्शन अगर अवकलनीय है तो नेसेसरीली दैट विल बी द कंटीन्यूअस। अवकलनीय है तो संतत होगा, लेकिन अगर कोई भी संतत है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी द डिफरेंशिएबिलिटी करें कोई चीज नहीं। तो वो इसी संदर्भ में हाँ टू वेरिएबल के लिए यही चीज लागू होती है, सेम चीज। किंतु ग्लोम जो है आवश्यक रूप से सत्य नहीं था, अर्थात अवकलनीयता में संततता निहित होती है, तो संततता से अवकलनीयता का होना आवश्यक नहीं है। सबसे पहले f(x, y) को बिंदु AB पर हम अवकलनीय दिया गया है या कह सकते हैं कि f(x, y) is the differentiability at AB, then we can say that आप यहाँ पर इस डेफिनेशन को पुट अप करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के तौर पर, एंड h स्क्वायर k स्क्वायर को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और हम इसके पाएंगे कि h और k को 0 की ओर अग्रसर करके यहीं से हम इसका करेंगे। This will be the derivation of the differentiability of two way। ये आपको दिया गया है। Let f(x, y) be a differentiable at a, then by definition of differentiability अवकलनीयता इस परिभाषा से this will be the equal to 0। we have to cross this h square k square and this is also turning to 0 लिमिट जो appropriate है। so then we get ये लिमिट अप्रोच करने के पश्चात, इसको क्रॉस करने के पश्चात इससे हम ये पाते हैं h k के लिए 0 f of a plus h comma b plus a is equal to f of a, and this so that ये का जो मीनिंग
show that this is a continuous function. Given function is a continuous. I कह सकते हैं कि fx1 is a continuous because of one variable के लिए you know that limits extending to a fx is equal to f is a factor. तो ये इसका जो कोएफिशिएंट है इसको आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं fx माइनस f का मॉड इसका वो लेफ्ट हैंड साइड जबकि h माइनस a का मॉड जो लेफ्ट हैंड डेल्टा है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है, इसका प्रतीकात्मक फॉर्मेट है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मेट की तरह इसको लिखने से ये इसका प्रतीकात्मक रूप है। इससे हम ये पाते हैं कि ये आपके कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन आपको जो दिया गया है, ये फंक्शन इस बिंदु के लिए दिया गया है, उस बिंदु पर ये फलन संतत है। जब डिफरेंशिएबिलिटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को इम्प्लाइज करने के पश्चात हम पाते हैं कि दैट फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस एट टाइम पॉइंट्स। बट रिवर्स के लिए यदि ये मान लीजिए कि आपको फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है और आप इसको अवकलनीय सिद्ध करें, तो हो सकता है कि सम फंक्शन may be differentiable, but each and every function is not necessary that will be the differences. कोई भी फंक्शन आप क्वेश्चन करते रहता है तो कुछ फंक्शन हो सकता है कि वो अवकलनीय हो जाए, कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि दे विल बी द डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती, लेकिन ईच एंड एवरी फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो संतत हो बट अवकलनीय, उसको हम दिखाने के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि ये फंक्शन है और ये आपका संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। The function defined as this fxy xy root of x square plus y square xy not equal to 0 0 0 xy is equal to 0। ये फलन fxy जो है वो 0 0 पर संतत है किंतु अवकलनीय है। टू वेरिएबल के लिए हमने संततता की जांच पिछले कंटिन्यूटी के चैप्टर में जांच की थी, हमने इसको चेक किया था। वह हमारे पास दो वेरिएबल से लिखते थे तो हमारे पास एक तरीका ये होता था कंटिन्यूटी चेक करने का कि हम अलग अलग पथ लेते थे। सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन एक जो पाथ है वो y इक्वल टू mx से, यदि इस y इक्वल टू mx से इस पथ पर वो फंक्शन n का निर्भर करता है तो we can say that the different value of n have the different path, n के भिन्न मान के लिए भिन्न पाथ होंगे, तो we can say that there does not the existence of the वहाँ पर किसी एक सीमा को ग्रहण नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी अलग अलग संख्याएं बनेगी n के अलग मान होगा। यदि m कैंसिल हो जाता है तो पर्टिकुलर एक वैल्यू आ जाती है तो हम फिर उसका अनदर पार्ट लेते हैं, जैसे जनरली इसके लिए हम फॉर्मूला लेता है y इक्वल टू x स्क्वायर x इक्वल टू y स्क्वायर, इस प्रकार के पैराबोलिक पाथ लेते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन पाथ में भी और पैराबोलिक पाथ दोनों में अगर समान वैल्यू को ग्रहण करता है तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस।
यहाँ हम y इक्वल टू एम एक्स के रूप में ले रहे हैं और एक जो है पथ को x इक्वल टू वाई के रूप में लेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द क्वेश्चन की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग और दोनों के अनुदेश ही हम यहाँ पर पाते हैं कि जो फंक्शन है वो एक लिमिट के रूप में जो है वो शून्य को ग्रहण करता है, जीरो को ग्रहण करता है लिमिट के रूप में, जो कि इसकी गिवन फंक्शन की जो जीरो जीरो पर वैल्यू है। तो हम सबसे पहले y इक्वल टू x पाथ लेते हैं और x y टेंडिंग टू जीरो जीरो लिमिट x y टेंडिंग टू जीरो जीरो fx y इसकी वैल्यू डायरेक्ट उस वाले का रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो y का मान जो कि हम पथ ले रहे हैं y mx x अपॉन y x स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर का आप यहाँ से बाहर लेने से एक x बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, हम लिमिट से ऑपरेट करते हैं तो ये एक x को कैंसिल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो mx बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर एंड इन दिस केस वी गेट। तो इसे जो आपने पथ लिया उसमें इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, n पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम सेकंड जो पाथ ले रहे हैं वो आइदर या तो x इक्वल टू वाई क्यूब ले या y इक्वल टू x, तो इस प्रकार की सीधी पथ जैसे कि लिमिट x y जो है टेंडिंग टू जीरो जीरो x की जगह y क्यूब रख दीजिए या ये पथ लिखते हैं तो y की जगह x रूट ऑफ x स्क्वायर एंड देन x की पावर 6 एंड x g। यहाँ से आप x स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, कॉमन लेके दिस वैल्यू आर शोन, ठीक है जी। ये भी जो मान है वो x पर निर्भर कर रहा है और x पर निर्भर करने के कारण इसका मान भी हमें शून्य मिलता है। तो हमने दो अलग अलग पाथ लिए, पथ लिए और उन दोनों पथों के अंतर्गत भी फंक्शन की वैल्यू है वो हमें जीरो प्राप्त होती है अर्थात समान प्राप्त होती है दोनों केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन fxy xy x² + y स्क्वायर इज कंटीन्यूअस एट 0 0 f 0 0 पर इसका मान जो जीरो में ऑलरेडी दिया गया है, अर्थात बिंदु पर फलन का मान उसके दोनों अलग पथों के बीच जो मान है वो समान प्राप्त होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फलन शंतर है। लेकिन इसके अवकलनीयता के लिए हम देखेंगे कि ये अवकलनीय नहीं है, क्यों नहीं है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।